दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में हमने अभी बिहार स्पेशल का बैच स्टार्ट किया है, जिसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब बिहार के प्राचीन इतिहास के अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए हैं, जो कि पाल वंश है। पाल वंश के इतिहास को और उस वंश के राजाओं को पढ़ने के बाद अगला जो वीडियो आएगा वो आपके लिए मेडाइवल बिहार का आएगा, जो बिहार का प्राचीन के बाद जो बिहार का मध्यकालीन इतिहास है उसके बारे में आएगा। तो उसके लिए आप चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आने वाले समय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे, जिससे बीपीएससी के जितने भी आगामी एग्जाम्स हैं उन सबको अच्छे से तैयारी करने में और पास आउट करने में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए बिना समय गंवाए पाल वंश के इतिहास की तरफ चलते हैं। दोस्तों, पाल वंश जो है वो 750 ईस्वी में आ गया था अस्तित्व में। और जो पाल शब्द है वो संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है रक्षक। तो हर्षवर्धन के समय तक, 6ठी शताब्दी तक, जो चीज थी वो सारी जो थी वो सिस्टमेटिक रूप से चल रही थी। लेकिन हर्षवर्धन के बाद एक अराजकता सी फैल गई, और उसके बाद जो बंगाल के लोग थे उन्होंने आपस में ही गोपाल नाम के एक राजा को चुना, और जिसने पाल वंश की नींव रखी। तो गोपाल जो था वो पाल वंश का प्रथम सम्राट था, जो कि एक जनता के द्वारा चुना गया राजा था। ये कोई वंशानुगत राजा नहीं था। अब पाल राजाओं का कन्नौज के लिए संघर्ष होता था। तो पाल राजाओं का जो कन्नौज के लिए और उत्तर भारत के लिए संघर्ष होता था वो होता था राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों के साथ। एक दक्षिण से थे, एक उत्तर से थे। तो ये राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल, इन तीनों का त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहता था। और जो ये पाल राजा थे वो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। इन्हीं के काल में नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भी बने और फले फूले। अब पाल शैली की बात करें तो पाल वंश में पाल शैली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें कांस्य की जो मूर्तियां बनी थी और वहाँ जो चित्रकला था वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। और इन दोनों ही चीज़ों में बौद्ध देवताओं के साथ साथ हिंदू देवताओं में, जिसमें विष्णु, शिव वगैरह थे, उन सब की मूर्तियों का भी उल्लेख मिलता है, उनकी मूर्तियां भी बनी थी। अगर भाषा की बात करें पाल वंश के समय में, तो भाषा संस्कृत थी, पाली थी और प्राकृत थी। उस समय बहुत ही तरह के विभिन्न प्रकार के महाविहारों का निर्माण हुआ, स्तूप बने, चैत्य बने, मंदिर और किले बनाए गए। तो इस तरह से पाल वंश को हमने एक टू द ग्लांस, एट ए ग्लांस करके समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं और पाल वंश के शासकों के बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं, और इस तरह से हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, पाल वंश में मुख्य रूप से 4 शासक आए, जिसमें सबसे पहला था गोपाल, फिर धर्मपाल, फिर देवपाल, फिर महिपाल प्रथम। तो सबसे पहले हम गोपाल को पढ़ते हैं, जो 750 से 770 ईस्वी तक रहा था। तो इसने ही पाल वंश की स्थापना करी थी। और गोपाल जो है वो बंगाल के जनता के द्वारा चुना गया शासक था। ये मैंने पहले ही बताया है आपको पहली स्लाइड में। तो इसने ही पाल वंश की स्थापना करी, और इसने बंगाल को तो अपने नियंत्रण में लिया ही और उसका एकीकरण किया, और साथ में इसने मगध, जो बिहार का पूरा क्षेत्र था, उसको भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। गोपाल ने एक मठ की स्थापना करी थी जिसे ओदंतपुरी बिहार कहते हैं, जो बिहार में ही है। और गोपाल शासनकाल में कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जो पालों, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ। ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो गोपाल से परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये मैंने चारों यहाँ पे लिख दिया है, आप कहीं से भी पढ़ोगे, इससे ज्यादा चीजें पढ़ने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। उसके बाद धर्मपाल आता है, जो गोपाल के बाद शासक बनता है, जो गोपाल का पुत्र भी था, और उसने प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है वो अब भी चल रहा था, गोपाल के समय में भी और धर्मपाल के समय में भी। और उसके कारण सिर्फ कन्नौज पे अधिकार करना था और उत्तर भारत पर अधिकार करना था। धर्मपाल के समय में धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, मतलब उसने राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया, ऐसा लिखा हुआ है इतिहास में। और उसने जो है वो परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजा धीराज सहित इस अवधि की सबसे बड़ी बड़ी जो शाही उपाधियां थी वो धारण की। अब गोपाल और धर्मपाल को पढ़ने के बाद जो तीसरा शासक हम पढ़ते हैं वो है देवपाल। धर्मपाल के बाद देवपाल शासक बनता है, और देवपाल ने असम, ओडिशा और कामरूप, ये कामरूप भी असम का इलाका था, के राज्यों सहित पूर्वी भारत में साम्राज्य का पूरा विस्तार कर लिया। और उसने मगध में, जो पटना वाला पूरा इलाका है और गया वाला, मगध में मंदिरों सहित कई मठों का निर्माण करवाया। गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, और अब आता है महिपाल प्रथम। 988 ईस्वी के आसपास महिपाल प्रथम गद्दी पर बैठता है। ये 850 से 988 के आसपास की जो भी घटनाएं थी पाल वंश में, उसका कहीं भी सही तरीके से लिखित विवरण नहीं है,
तो मैंने यहाँ पे जो मुख्य शासक थे उसके बारे में लिखा है। तो गोपाल, धर्मपाल और देवपाल के बाद महिपाल प्रथम शासक बनता है और 1988 ईस्वी में महिपाल प्रथम गद्दी पर बैठा। महिपाल प्रथम ने अपने भाइयों स्थिरपाल और बसंतपाल के साथ मिलकर वाराणसी पर भी विजय प्राप्त की थी। इस तरह से दोस्तों हमने गोपाल वंश को पूरी तरह से पढ़ा। और अब पाल वंश के समय में जो कला, संस्कृति और चित्रकला की बात होती है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और इसमें जो भी चीजें मुख्य रूप से पढ़ने के लिए हैं वो सब मैंने यहाँ पे डाल रखी हैं। तो दोस्तों कला और वास्तुकला जो था पाल वंश में, उसके बारे में बात करते हैं। पाल वंश में कला कैसी थी, मूर्तिकला कैसी थी, वास्तुकला कैसी थी और चित्रकला कैसी थी, उसमें जो भी मुख्य बिंदुएं हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो मूर्तिकला की बात करें तो कांस्य मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां और शैली के बारे में बात करेंगे। तो कांस्य मूर्तियों में देखें तो पाल जो है वो कांस्य मूर्तियां सांचे में ढालने की तकनीक से बनवाते थे। विशेषकर बौद्ध और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनती थी और बोधगया और नालंदा से इसके साक्ष्य मिले। पत्थर की मूर्तियों की बात करें तो पाल काल में काले कसौटी पत्थर की मूर्तियां बनाई गई थी। शैली की बात करें तो बौद्ध में जो वज्रयान शैली थी, जो तांत्रिक शैली मानी जाती थी बौद्ध धर्म की, और हिंदू में शिव, विष्णु और दुर्गा की जो शैली थी मूर्तियां बनाने की शैली, और पर इसका प्रभाव पड़ता है, मिला है। और जैन धर्म के प्रभाव भी दिखाई देते हैं इन शैलियों पे। ठीक है, तो जो शैली थी वो बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म के प्रभाव तीनों दिखाई देते हैं उस शैली पे, जो मूर्तिकला के निर्माण की शैली थी। अब वास्तुकला की बात करें तो बहुत सारे महाविहार का उल्लेख मिलता है, जिसमें धर्मपाल द्वारा बनाया गया सोमपुर महाविहार जो बांग्लादेश में स्थित है, अभी जो वर्तमान में वो बांग्लादेश है, जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो उस पर उसके बारे में वहां पे मिलता है, धर्मपाल द्वारा बनाया गया था, उसका साक्ष्य मिलता है। और प्रमुख केंद्र जो था वास्तुकला का वो नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी महाविहार और जगद्दल प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, ये सभी जो थे वो कला के केंद्र थे। तो नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुर, जगद्दल ये प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भी थे और कला के भी केंद्र थे। चित्रकला की बात करें तो ताड़ के पत्तों पर की गई सूक्ष्म चित्रकला पाल वंश की चित्रकला की खूबी थी, जिसमें बौद्ध तांत्रिक दृश्यों को दर्शाया जाता था। और ये तांत्रिक दृश्य का मतलब आ गया कि इसमें वज्रयान शैली का प्रयोग हुआ होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने पाल वंश के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उनके राजाओं के बारे में, शासकों के बारे में, क्या क्या उन्होंने किया उसके बारे में, और पाल वंश की कला, वास्तुकला और मूर्तिकला के बारे में जानकारी ली। यहाँ पे ये समाप्त होता है पाल वंश। जो आगे वाला वीडियो है, आगे जो इसके बाद वीडियो आएगा, तो उसमें हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ तक हमने बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में सब कुछ जान लिया है। जो भी 21, 22, 23 वीडियोज़ हैं, सब 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोज़ हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ें। और मेरा यकीन है कि प्राचीन बिहार के इतिहास से जितने भी प्रश्न आएंगे बीपीएससी के किसी भी एग्जाम्स में या बीएसएससी किसी भी एग्जाम में, वो आप आराम से उसके प्रश्न को हल कर पाओगे। और अगर किसी पीसीएस के एग्जाम में प्राचीन इतिहास से प्रश्न आता है, तो जो ऐसे चैप्टर्स हैं भारतीय इतिहास के जो बिहार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे मगध है तो वो प्राचीन भारत इतिहास में भी पढ़ना है, पाल भी पढ़ना है, तो उन सब में भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलेंगे। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। और अगला जो वीडियो में हम मिलेंगे वो मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, बिहार के मध्यकालीन इतिहास के बारे में, क्योंकि अभी बिहार स्पेशल का बैच चल रहा है। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक्स। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।